4 जुलाई 1991 की रात थी। पूरी दिल्ली सो रही थी, लेकिन एक आदमी था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो आदमी था डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के नए वित्त मंत्री। उनके हाथ में एक सरकारी फाइल थी और उस फाइल में लिखा था कि भारत के पास सिर्फ 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। सिर्फ 15 दिन। उसके बाद तेल नहीं, दवाएं नहीं, मशीनें नहीं, देश ठप। यही था 1991 का भारत। वो भारत जिसे दुनिया के सामने अपना 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था, रात के अंधेरे में, चुपचाप, बिना किसी अनाउंसमेंट के। और आज 2026 में प्रधानमंत्री फिर एक अपील कर रहे हैं, सोना कम खरीदो, विदेश कम जाओ, तेल कम जलाओ। सुनने में यह सलाह साधारण लगती है, लेकिन जो लोग इतिहास जानते हैं उनके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या हम फिर उसी दरवाजे पर खड़े हैं जहां 1991 में खड़े थे? 1991 से पहले भारत को लगता था कि सब ठीक है। टीवी पर नेता मुस्कुरा रहे थे, अखबारों में विकास की खबरें थीं और आम आदमी को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके देश की जेब कितनी तेजी से खाली हो रही है। लेकिन आरबीआई के गलियारों में एक अलग सच था। हर हफ्ते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घट रहे थे, जैसे किसी बर्तन में छेद हो और पानी धीरे धीरे रिस रहा हो, लेकिन घर का मालिक ध्यान न दे। तब गल्फ वॉर हुआ। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और रातों रात दुनिया का तेल बाजार आग में आ गया। तेल की कीमतें रातों रात दुगनी हो गईं और भारत, जो अपनी जरूरत का 70% तेल बाहर से मंगाता था, अचानक एक ऐसी दौड़ में फंस गया जिसमें उसके पांव में बेड़ियां थीं। हालात इतने बिगड़ गए कि एक दिन ऐसा आया जब आरबीआई के गवर्नर को डर था कि अगले सोमवार की सुबह भारत इंटरनेशनल पेमेंट्स डिफॉल्ट कर देगा। मतलब भारत दुनिया को कह देता कि माफ करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये वो शर्म होती जो पीढ़ियों तक याद रहती, जो किसी देश के माथे पर हमेशा के लिए दाग छोड़ देती। तो रात के अंधेरे में एक बड़ा और दर्दनाक फैसला हुआ। भारत के रिजर्व बैंक की तिजोरियों से 47 टन सोना निकाला गया, एक विमान में लोड किया गया और भेज दिया गया लंदन और ज्यूरिख गिरवी, ताकि $400 मिलियन का कर्ज मिल सके और देश कुछ हफ्ते और चल सके। जब यह खबर लीक हुई तो संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष चिल्ला रहा था कि देश बिक गया, लेकिन सच ये था कि देश बिका नहीं था, देश बचा था। अब यहां एक ऐसा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उस वक्त भारत अकेला नहीं था जो तकलीफ में था, लेकिन भारत अकेला था जिसने इस तरह सोना गिरवी रखा। उसी दौर में पाकिस्तान भी संकट में था, लेकिन उसने आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए और शर्तें मान ली। उन शर्तों की कीमत पाकिस्तान आज तक चुका रहा है। भारत ने एक अलग रास्ता चुना, दर्दनाक लेकिन अपना। और इसीलिए 1991 के बाद भारत उठा और पाकिस्तान उसी आईएमएफ के चक्कर में फंसता चला गया। आज 2026 में पाकिस्तान ने आईएमएफ से कितनी बार कर्ज लिया है? 24 बार। 24 बार। और हर बार उसकी अर्थव्यवस्था पहले से और कमजोर हुई। अब जरा 28 फरवरी 2026 की सुबह पर आते हैं। सुबह के 6 बजे, जब भारत में ज्यादातर लोग अभी उठ भी नहीं रहे थे, दुनिया के तेल बाजारों में एक बड़ा झटका लगा। ईरान एक नए युद्ध में था और इसके साथ ही हॉर्मज स्ट्रेट, वो पतली सी जलडमरू मध्य जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, अचानक एक वॉर जोन बन गई। उसी दिन ब्रेंट क्रूड $87 से उछलकर $112 प्रति बैरल पर पहुंच गया, सिर्फ एक ही ट्रेडिंग सेशन में। और ये सिर्फ एक बाजार का आंकड़ा नहीं था, ये भारत की जेब पर सीधा हमला था, क्योंकि भारत हर रोज 50 लाख बैरल तेल जलाता है और उसका 85% बाहर से आता है। हर एक डॉलर की बढ़ोतरी पर भारत को सालाना 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ते हैं। जब $25 की बढ़ोतरी हुई तो हिसाब लगाइए, 3,75,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बिल एक साल में, सिर्फ तेल पर। यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे भारत के 5 राज्यों का पूरा सालाना बजट चल सकता था। लेकिन तेल का झटका सिर्फ तेल तक नहीं रुकता।
और ये वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। जब भी दुनिया में कोई बड़ा युद्ध होता है तो शिपिंग की लागत भी आसमान छूने लगती है। 2021 में जब कोरोना के बाद सप्लाई चेन टूटी थी तो एक शिपिंग कंटेनर जो पहले $2,000 में जाता था, उसकी कीमत $20,000 तक पहुंच गई, 10 गुना। और भारत जो कुछ भी इंपोर्ट करता है, तेल, खाद, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब समुद्र के रास्ते ही आता है। यानी जब दुनिया में टेंशन होती है तो भारत को सिर्फ महंगा तेल नहीं खरीदना पड़ता, बल्कि उसे लाने की लागत भी बढ़ जाती है। दोहरी मार। और इसके साथ एक और चीज होती है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब दुनिया में अनिश्चितता होती है तो विदेशी निवेशक भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर डॉलर में लगा देते हैं, क्योंकि डॉलर को सेफ माना जाता है। इसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। 2022 में जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब सिर्फ 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारत के स्टॉक और बॉन्ड मार्केट से 1.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। इतना पैसा बाहर गया तो रुपये और कमजोर हुआ और भारत का इंपोर्ट और भी महंगा हो गया। अब वो चेन समझिए जो ऊपर से शुरू होती है और सीधे आपकी थाली तक पहुंचती है। जब तेल महंगा होता है तो डीजल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो ट्रक्स चलाना महंगा हो जाता है, और भारत में 60% सामान ट्रकों से ही जाता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, आलू, प्याज, टमाटर, दवाएं, कपड़े, सब कुछ। इसके साथ इंपोर्ट बिल बढ़ता है, डॉलर तेजी से बाहर जाता है, और जब डॉलर बाहर जाता है तो रुपये कमजोर होता है, और जब रुपये कमजोर होता है तो इंपोर्ट और भी महंगा हो जाता है। ये एक दुष्चक्र है जो एक बार शुरू होने के बाद खुद को और तेज करता जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हम पहले देख चुके हैं। 2013 में जब रुपये 68 तक गिरा था तब दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय परिवार की मंथली ग्रोसरी बिल सिर्फ 8 महीनों में 34% बढ़ गई थी, बिना एक भी लग्जरी खरीदे। और वो दर्द सबसे पहले उस घर में पहुंचा जहां महीने के आखिर में मां अपनी थाली में खाना कम कर देती है ताकि बच्चों को ज्यादा मिल सके। तो जब प्रधानमंत्री ने कहा कि किफायत करो तो देश ने सुना, लेकिन जो सवाल किसी ने नहीं पूछा वो ये था कि जब सरकारी विज्ञापनों पर हर साल 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होते हैं तो किफायत कहां जाती है? जब नेताओं के विदेशी दौरों पर करोड़ों बहते हैं तो किफायत कहां है? जब बड़े बड़े सरकारी इवेंट्स और भव्य समारोहों पर पैसा बेहिसाब खर्च होता है तो किफायत कहां छुप जाती है? ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि सरकार की आलोचना करनी है, ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्राइसिस में जनता से त्याग मांगना तभी काम करता है जब सिस्टम खुद भी उसी रास्ते पर चले। क्राइसिस में ट्रस्ट सबसे बड़ा कैपिटल होता है, और वो ट्रस्ट सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि एक्शन से बनता है। अब बात करते हैं उन कदमों की जो असल में काम कर सकते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ईंधन की मांग को सच में कम करना होगा, सिर्फ अपील से नहीं बल्कि सिस्टम बनाकर। जब तक बस की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, मेट्रो एक्सपैंड नहीं होती और ऑफिस टाइमिंग्स स्टैगर नहीं होती, तब तक लोग प्राइवेट व्हीकल नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी अपील हो। ये 1973 में इजराइल ने समझा था। जब ऑयल क्राइसिस आया तो इजराइल ने रविवार को कार्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया। मिनिस्टर्स भी साइकिल से चले, और जब जनता ने अपने लीडर्स को साइकिल पर देखा तब उन्होंने भी बिना किसी शिकायत के साथ दिया। दूसरी बड़ी चीज, माल ढुलाई को सड़क से रेल पर लाना होगा। भारत में 70% सामान सड़क से जाता है, जबकि अमेरिका में ज्यादातर बल्क फ्रेट रेल से जाता है। एक अनाज से भरी ट्रेन 40 ट्रक्स का काम करती है, सिर्फ 1/4 डीजल खर्च करके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहले से बन रहा है, उसे इमरजेंसी मोड में एक्टिवेट करना होगा और इसेंशियल गुड्स को प्रायोरिटी पर मूव करना होगा। तीसरी और बहुत जरूरी बात, पेट्रोल और डीजल को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादातर प्राइवेट व्हीकल्स में होता है, इसलिए पेट्रोल महंगा करने से कुछ लोग अननेसेसरी ट्रैवल कम करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएंगे।
लेकिन डीजल की कहानी बिल्कुल अलग है। डीजल खेती में लगता है, ट्रक्स में लगता है, फैक्ट्रीज में लगता है। अगर डीजल महंगा हुआ तो किसान की लागत बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और बाजार में हर चीज की कीमत ऊपर जाएगी। श्रीलंका ने 2022 में यही गलती की, डीजल पर सब्सिडी हटाई और नतीजा ये हुआ कि फार्मर्स खेत छोड़कर सड़क पर आ गए और प्रेसिडेंट को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए डीजल को एसेंशियल सेक्टर्स के लिए स्टेबल रखना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक जरूरत है। लेकिन इन सब कदमों के बीच एक और बड़ा खतरा है जिसे कम लोग समझते हैं और जिससे अर्थशास्त्री भी डरते हैं। उसका नाम है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जब एक साथ महंगाई बढ़ रही हो और इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो रही हो। ये 1970 के दशक में अमेरिका में हुआ था, जब ऑयल एम्बार्गो के बाद एक वक्त ऐसा आया जब इन्फ्लेशन 14% था और अनएम्प्लॉयमेंट 9% था। एक साथ लोगों के पास जॉब भी नहीं थी और जो थे उनकी कमाई भी पिघल रही थी। भारत के लिए यही असली खतरा है। अगर सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डिमांड दबाई गई तो मैन्युफैक्चरिंग गिरेगी और जॉब्स जाएंगी। अगर जॉब्स के लिए डिमांड बढ़ाई गई तो इन्फ्लेशन और भड़केगी। यही है वो ट्रैप जहां से निकलना सबसे मुश्किल होता है और जहां से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एसेंशियल सेक्टर्स को सपोर्ट देना, गरीब को सीधी राहत देना और छोटे कारोबारों को बचाना। क्योंकि इन्फ्लेशन का सबसे क्रूर सच ये है कि ये गरीब को पहले मारती है। अमीर आदमी के बजट का 10% खाने पर जाता है, लेकिन गरीब के बजट का 60% खाने पर जाता है। तो जब खाना महंगा होता है, अमीर को थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन गरीब की थाली खाली होती है। इसीलिए क्राइसिस में इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने होंगे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना होगा और राशन सिस्टम को मजबूत करना होगा। क्योंकि जब गरीब के हाथ में पैसा होगा, वो लोकल मार्केट में खर्च करेगा, लोकल डिमांड बचेगी और छोटे कारोबार और रोजगार भी बचेंगे। लेकिन इन सब उपायों के बाद भी एक बड़ा सवाल बचता है। ये साइकिल, जब भी ऑयल महंगा होता है भारत कांपता है, रुपया गिरता है, महंगाई बढ़ती है। ये साइकिल कब खत्म होगी? और इसका जवाब एक ही है, जब भारत इंपोर्टेड ऑयल का गुलाम नहीं रहेगा। चाइना ने ये बात समझी और सोलर पैनल्स बनाने लगा। आज दुनिया के 80% सोलर पैनल्स चाइना बनाता है। जर्मनी ने विंड एनर्जी में इन्वेस्ट किया और आज उनकी 46% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से आती है। लेकिन भारत के पास तो साल के 300 दिन धूप है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और फिर भी हम सोलर पैनल्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मतलब ये कि ऑयल डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम एक नई डिपेंडेंसी बना रहे हैं। असली आत्मनिर्भरता तब आएगी जब सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी टेक्नोलॉजी और रिसर्च भारत के अंदर होगी। और ये तब होगा जब स्कूल्स मजबूत होंगे। स्कूल्स मजबूत होंगे तो कॉलेजेस मजबूत होंगे, कॉलेजेस मजबूत होंगे तो रिसर्च मजबूत होगी, रिसर्च मजबूत होगी तो टेक्नोलॉजी बनेगी, टेक्नोलॉजी बनेगी तो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स होंगे और तब भारत के पास इतनी फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रेंथ होगी कि अगला ऑयल शॉक हमें नहीं हिला पाएगा। 1991 में भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, रात के अंधेरे में शर्म के साथ। लेकिन उसी शर्म से एक नई अर्थव्यवस्था जन्मी, रिफॉर्म्स आए, देश खुला, भारत बदला। क्राइसिस ने भारत को तोड़ा नहीं, क्राइसिस ने भारत को बनाया। आज 2026 में फिर एक मोड़ है। सवाल ये नहीं है कि संकट है या नहीं, संकट है। सवाल ये है कि क्या हम इस संकट से सिर्फ बचेंगे या इस संकट से सीखकर खुद को बदलेंगे। टेम्परेरी जुगाड़ देश को कुछ महीने बचाता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन देश को अगले 50 साल के लिए मजबूत बनाता है। यही फर्क है एक देश जो सरवाइव करता है और एक देश जो थ्राइव करता है। जो देश अपनी कमजोरी को पहचान लेता है, वही देश एक दिन सबसे ताकतवर बन जाता है।